चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, प्राचीन भारत के उन साम्राज्यों की दुनिया में जिन्होंने हमारे इतिहास को बनाया तो, लेकिन हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। आज का जो भारत हम देखते हैं ना, उसकी सतह के ठीक नीचे एक और ही कहानी दबी हुई है। ये कहानी है उन राजाओं की जिन्हें भुला दिया गया, उन राजधानियों की जो खो गईं, और उन राजवंशों की जो किसी जंग में नहीं बल्कि खामोशी में कहीं गुम हो गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भूले बिसरे राजवंश थे कौन? देखिए, ये कोई किस्से कहानियों की बात नहीं हो रही है। ये उन असली साम्राज्यों की हकीकत है जो एक जमाने में खूब फले फूले और फिर इतिहास के पन्नों से ऐसे गायब हुए कि उनकी कहानियां आज सिर्फ टूटे फूटे खंडहरों और पुराने सिक्कों में ही सुनने को मिलती हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए उस दौर में चलते हैं, जो एक ऐसा दौर जब भारत कोई एक देश नहीं बल्कि जमीन और लोगों का एक बहुत बड़ा मिला जुला सा ताना बाना था। जब सिंधु घाटी सभ्यता के शहर ढलान पर थे तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, सत्ता बस एक जगह से दूसरी जगह चली गई। गंगा के मैदानों में, दक्कन के पठारों पर और दक्षिण के तटों पर बिल्कुल नए समाज जन्म ले रहे थे। जरा सोचकर देखिए, छोटे छोटे कबीले धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड स्टेट में बदल रहे हैं। जो कल तक सरदार थे वो अब राजा बन रहे थे, और छोटी छोटी बस्तियां बड़े बड़े किलेबंद शहरों की शक्ल ले रही थीं। ये सब कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी और नेचुरल प्रोसेस थी जिसे उस जमीन की ज्योग्राफी और वहां मौजूद संसाधनों ने शक्ल दी थी। तो इन नए साम्राज्यों की लाइफलाइन क्या थी? एक शब्द में कहूं तो नदियां। उत्तर में गंगा यमुना, तो दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखिए, उस जमाने का हिसाब किताब बड़ा सीधा था। जिसने पानी पर काबू पा लिया उसने खेती पर काबू पा लिया, और जिसके पास खेती थी उसी का वजूद था। इनकी ताकत के आप कह सकते हैं दो बड़े पिलर्स थे। पहला, एग्रीकल्चर मतलब खेती-बाड़ी। इन्होंने सिंचाई और जमीन को संभालने में कमाल की महारत हासिल कर ली थी। और दूसरा था ट्रेड यानी व्यापार। भारत उस वक्त दुनिया के ट्रेड रूट्स के बिल्कुल बीच में था। मसाले, कपड़े, हाथीदांत, इन चीजों के व्यापार ने इन राजवंशों को बेहिसाब दौलत और ताकत दी। जैसे कि दक्कन के सातवाहन, जो अपने तरह तरह के सिक्कों के लिए मशहूर थे, या फिर दक्कन के चेर, जो समंदर के रास्ते व्यापार करने में माहिर थे, और मध्य भारत के वाकाटक, जो आर्ट और कल्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे। ये कोई छोटी मोटी रीजनल पावर्स नहीं थी। इन्होंने पीढ़ियों तक राज किया और अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जो आज भी मौजूद है। लेकिन इन साम्राज्यों में सिर्फ खंडहर ही तो नहीं है, उनके पीछे की जिंदगी कैसी थी? चलिए जरा उनके दरबारों और शहरों के अंदर झांक कर देखते हैं। हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जिंदा दिल समाज देखने को मिलेगा। ये समाज कई हिस्सों में बटा था। एक तरफ शाही दरबार था जहां नीतियां और कानून बनते थे। दूसरी तरफ थे हलचल से भरे बाजार जो इकोनॉमी की जान थे। फिर पावरफुल ट्रेड गिल्ड्स थे जो सिर्फ कारीगरों का ही भला नहीं करते थे बल्कि मंदिरों और दूसरी कल्चरल जगहों को भी सपोर्ट करते थे। और हाँ, इन सब के बीच लर्निंग सेंटर्स थे जहां फिलॉसफी और साइंस को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन इतिहास का मतलब सिर्फ लड़ाइयाँ और राजा महाराजा तो नहीं होता है ना। ये राजवंश सिर्फ जमीन पर राज करने वाले शासक नहीं थे, वे विचारों के वास्तुकार थे। जरा सोचिए, चट्टानों को काटकर ऐसे मंदिर बनाए गए जो आसमान के सितारों और ग्रहों की चाल से जुड़े थे। शून्य का कॉन्सेप्ट जिसने पूरी दुनिया की मैथमेटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। आयुर्वेद में सर्जरी की ऐसी ऐसी तकनीकें जो अपने वक्त से सदियां आगे थीं। ये सिर्फ अचानक हुए आविष्कार नहीं थे, ये पीढ़ियों से जमा किए गए ज्ञान का नतीजा था। तो फिर वही बड़ा सवाल सामने आता है कि अगर ये लोग इतने एडवांस थे तो फिर इतिहास से गायब कैसे हो गए? देखिए, इनका अंत किसी एक ड्रामेटिक इवेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये कई चीजों के धीमे धीमे असर का नतीजा था। जैसे कुदरत ने अपना रुख बदला, नदियां सूख गईं, अकाल पड़ने लगे, लगातार होती लड़ाइयों ने उनके खजाने खाली कर दिए। लेकिन शायद जो सबसे बड़ी वजह थी वो था एक धीमा, बहुत धीमा बदलाव। तो ये कोई अचानक हुई तबाही नहीं थी, बल्कि एक खामोश ट्रांसफॉर्मेशन था। आसपास के जो बड़े और ज्यादा ताकतवर साम्राज्य थे उन्होंने धीरे धीरे इन राज्यों को अपने अंदर मिला लिया। वक्त के साथ लोगों की वफादारियां बदल गईं और पुराने राजवंशों की यादें बस किस्से कहानियों में सिमट कर रह गईं। और सच तो यही है ना कि इतिहास हमेशा बड़े विजेता ही लिखते हैं। वो इसे कंटिन्यूअस कहानी की तरह नहीं लिखते जो संस्कृतियों को जोड़ती हो। नहीं, बाद में आने वाले साम्राज्यों ने अपनी कहानी लिखी और अपने से पहले वालों को या तो बहुत छोटा दिखा दिया या फिर पूरी तरह से ही मिटा दिया।
लेकिन जिसे हम अंत समझ रहे हैं वो असल में एक तरह का एडेप्टेशन था, एक तरह का ढाल जाना। ये साम्राज्य फेल नहीं हुए बल्कि वे इवॉल्व हुए और दूसरों में मिल गए। कहने का मतलब है वो खत्म नहीं हुए, वो बस बदल गए। उनके नाम भले ही गुम हो गए पर उनकी विरासत वो नींव बन गई जिस पर बाद के साम्राज्यों ने अपनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की। और यकीन मानिए आज भी हम उनकी विरासत के बीच ही जी रहे हैं। जो भाषाएं हम बोलते हैं, जो रीति रिवाज हम मानते हैं, जिन मंदिरों में हम जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे शासन की बुनियाद में भी उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और अब सदियों की इस गहरी खामोशी के बाद उनकी कहानियां फिर से हमारे सामने आ रही हैं। आज की मॉडर्न आर्कियोलॉजी और टेक्नोलॉजी जमीन में दबे शहरों को बाहर निकाल रही है, पुराने शिलालेखों को पढ़ रही है और इन गुमनाम बादशाहों को उनका नाम वापस लौटा रही है। तो भारत के ये भूले बिसरे साम्राज्य असल में कभी गायब हुए ही नहीं थे, वो तो बस खामोश हो गए थे। और अगर हम जरा ध्यान से सुने ना तो आज भी वो धूल बोलती है और उसकी फुसफुसाहट में ये खोए हुए राजवंश एक बार फिर से जी उठते हैं। और यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इतिहास पर हक सिर्फ विजेताओं का है या उनका भी जिन्होंने आने वाले कल की नींव रखी थी?